देखिए, अशोक एक महान सम्राट है जिसकी महानता उसके राजा से नहीं होती। एक महान सम्राट महान क्यों हुआ है, ये इसी धर्म के कारण हुआ। ये अशोक एक महान सम्राट के रूप में जो प्रसिद्धि पाई है, वो प्रसिद्धि का कारण कुछ और नहीं, उसका बौद्ध धर्म क्या है, अपनाना है। बौद्ध धर्म के ही कारण वो क्या है, महान हुआ है। पहले तो अशोक शैव धर्म का पोषक था। आप जानते होंगे कि शैव धर्म का जब वो पोषक था तो बौद्ध धर्म वालों ने इसके ऊपर क्या है, आताताई होने का आरोप लगाया है। लेकिन बाद में चल के ये बौद्ध धर्म का क्या हुआ, पोषक हुआ है। बौद्ध धर्म का पोषक होने की जो कहानी है, एक दिन इसने अपने बड़े भाई सुसीम के पुत्र निग्रोध, सुसीम का जो पुत्र था उसका नाम था निग्रोध, उसी को भिक्षा मांगते हुए उसने देखा, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु था। तो उसको बुलाकर उसने बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त की। तो निग्रोध ने अपने गुरु से उसकी क्या है, मुलाकात करवाई। क्योंकि निग्रोध का गुरु कौन था, मोगालिक, ये निग्रोध का गुरु था। इससे जब अशोक की भेंट होती है तो इसने बौद्ध धर्म के बारे में और व्यापक रूप से क्या है, पर चर्चा की है अशोक से। अशोक इस चर्चा से काफी क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया। तो मिला तो निग्रोध से है, फिर उसने मोगालिक से मिलवाया है, भेंट करवाई है। लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको है, उपगुप्त। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया, उपगुप्त। कहानी निग्रोध से शुरू होती है, मोगालिक से भेंट होती है और फिर वो धर्म से प्रभावित होता है। तो उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है किससे, उपगुप्त से। ये पूछा गया प्रश्न है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया है, उपगुप्त ने। जब वो शैव धर्म का पोषक था तो करीब 60,000 मतलब ब्राह्मण प्रतिदिन उसके यहाँ क्या है, आतिथ्य स्वीकार करते थे, मतलब भोजन करवाता था। 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन करवाता था। लेकिन बाद में उसने क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की है और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने अपनी धम्म यात्रा प्रारंभ की है। धम्म यात्रा हम आपको बताई दी है, कहाँ से उसने क्या है प्रारंभ की है, बौद्ध गया से। और धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा है, श्रीलंका भेजा है। कुछ लोगों को और भी जगहों पर उसने भेजा है। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा। तो प्रश्न का उत्तर होगा अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा, इनको उसने श्रीलंका भेजा। मध्यम को कहाँ भेजा, हिमालय। मध्यम को उसने हिमालय भेजा। दीपांकर को तिब्बत भेजा है, दीपांकर तिब्बत भेजा। इस प्रकार बहुत सारे लोगों को उसने कई जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए भेजा है। तो ये 2-3 है जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। महेंद्र और संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा है, मध्यम को उसने हिमालय भेजा है और दीपांकर को उसने तिब्बत में भेजा है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार। धर्म का मतलब है धर्म, और ये प्राकृतिक भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में हम लोग धर्म कहते हैं। इसने 2 पक्ष बताए हैं कि आपको ये बौद्ध धर्म जैसे ग्रहण करना है तो बौद्ध धर्म के 2 पक्ष हैं, एक विधायक पक्ष है और एक निषेधात्मक पक्ष है। विधायक पक्ष का मतलब होता है क्या आपको करना चाहिए, और विधायक मतलब निषेधात्मक पक्ष का मतलब हो गया कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। धर्म, हर धर्म में यह है कि किस धर्म में क्या करना चाहिए, किस धर्म में क्या नहीं करना चाहिए।
अच्छी चीजें करनी चाहिए। कॉमन बात पर आइए आप कि हर धर्म यही कहता है कि अच्छी चीजें करनी चाहिए और बुरी चीजों को क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। चाहे जिस धर्म में आप जाएंगे, कोई ये नहीं कहता कि किसी धर्म में जाइए तो चोरी कर लीजिए, किसी की हत्या कर दीजिए। हर धर्म इसकी क्या है, मनाही करता है। सभी धर्म यही करते हैं, कहते हैं कि उदारवादी प्रवृत्ति का रहिए, दानशील रहिए, अहिंसा का पालन करिए, जीव हत्या पर प्रतिबंध है। ठीक है, ये हर धर्म के लोग करते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी दो पक्ष बताए गए हैं, एक विधायन पक्ष मतलब क्या हमें करना चाहिए, और एक निषेधात्मक पक्ष है क्या हमें नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो बताया गया है कि क्या हमें करना चाहिए धर्म के दो पक्ष में, तो इसमें दिया है माता पिता गुरुजनों मतलब बड़ों का आदर करना चाहिए। कोई नई बात नहीं है, हर धर्म वाले कहेंगे, ये कॉमन बात है कि ये चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रवणों और अपने समकक्ष के साथ अच्छा व्यवहार करें। दास और अपने अधीनों के साथ उचित व्यवहार करें। जीवों की रक्षा करें, पशु पक्षियों की देखभाल करें। ये बौद्ध धर्म में निषेधात्मक पक्ष नहीं है, कौन सा है, विधायन पक्ष है कि ये हमें करना चाहिए। अशोक के मतलब क्या निषेधात्मक पक्ष है, क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, निष्ठुरता नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें क्या है, त्याग है उसका। इन सभी चीजों का क्या करना चाहिए, त्याग करना। अशोक के धर्म के प्रचार के लिए देखिए, अशोक ने निम्नलिखित जो उपाय किए हैं, इसके अलावा भी जैसे जो प्रचार के लिए उसने भेजा है, उसके बाद भी उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे बौद्ध धर्म का क्या हो, विकास हो। क्योंकि जब वो पूछता है कि धर्म क्या है, तो धर्म क्या में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि धर्म क्या है। उसने लिखा है कि दया करना धर्म है, दान मतलब करना क्या है, धर्म है, सत्यवादिता धर्म है, साधुता धर्म है, पवित्रता धर्म है, और मृदुता भी धर्म है। ये सारी चीजें धर्म है। इसके उपाय के लिए उसने कहा, इसके प्रचार प्रसार के लिए जो जैसे आपको हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो क्या करेंगे आप, भाई सबको बताएंगे। कुछ जैसे सन्यासियों को छोड़ देंगे आप कि जाइए आप प्रचार प्रसार करिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्मारक भवन जैसे बनते हैं तो मंदिर बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, जिसमें आकर लोग क्या करें, आस्था पूजा अर्चना करें। ये चीज लगे कि हाँ यहाँ पर इस धर्म का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी हुआ। अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। उन 84,000 स्तूपों का जो निर्माण हुआ है तो बौद्ध उसे अपना मंदिर समझ के क्या करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। आप देखेंगे कि वो उसके आगे पीछे परिक्रमा क्या है करते रहते हैं। जहाँ भी बौद्ध स्तूप है तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है और धम्म लिपियों का अंकन करवाया है वहां पर। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष उसने धम्म नामक महामात्र की क्या की, नियुक्ति की है। अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को उसने प्रचार प्रसार के लिए क्या किया है, भेजा है। और अंतिम समय में आप देखेंगे ये सब करते हुए अशोक, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म में इतना ज्यादा लीन हो गया कि उसने अपना सब कुछ बौद्ध धर्म में क्या कर दिया, दान कर दिया। अशोक के कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट ही था, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म में इतना ज्यादा खर्च कर दिया कि उसका अमात्य जो था वो भी उससे नाराज हो गया था। उसने भी उस पर प्रतिबंध लगाया, कहा कि ऐसा मत करिए जिससे एक राजपाट पर क्या हो सकता है, खतरा आ सकता है। तो आर्थिक संकट पैदा हो गया और आर्थिक संकट इस प्रकार पैदा हुआ कि कहा जाता है अशोक का अंतिम समय बड़ा दुख में बीता था। उसको कल भी हम आपको बताए थे कि खाने में केवल आधा आंवला ही दिया जाता था, लेकिन ये सब झेलते हुए उसकी अंत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मौर्य वंश के कुछ और जैसे सम्राट हुए जिसमें कुणाल का नाम आएगा, कुछ लोग कुणाल को मानते हैं उसके बाद, या सुयश को मानते हैं। तो ये सुयश और मतलब कुणाल ये दोनों एक ही व्यक्ति है, समझिए आप, क्योंकि अलग अलग ग्रंथ वाले दोनों अलग अलग मानते हैं।
तो लेकिन कुणाल अंधा था, इसलिए इसको राजपाट मिला नहीं। आगे चल के राजपाट जो मिलता है वो संप्रीति को मिलता है। संप्रीति जो है मौर्य वंश का क्या है, शासक बना है, लेकिन ये बौद्ध धर्म का पोषक नहीं है, जैन धर्म का पोषक है। ये जैन धर्म का क्या है, पोषक है। इसने जैन धर्म के लिए वही किया जो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया। और अंतिम शासक आप देखेंगे मौर्य वंश का जो आया है वो बृहद्रथ है। अब ये सारे के सारे शासक आप कह सकते हैं अयोग्य, क्योंकि अशोक के इतने बड़े राजपाट को संभालने में ये सब क्या हो गए, नाकाम हो गए। और धीरे धीरे इन्हीं का जो सेनापति था बृहद्रथ था, कौन, पुष्यमित्र, एक ब्राह्मण था। कहा जाता है ब्राह्मणों की प्रक्रिया ने भी क्या किया है, मौर्य वंश का पतन किया है। आर्थिक कारण प्रकट किया जाता है वो भी, और बौद्ध मतलब जो बौद्ध धर्म में उसने दान कर दिया है वो भी उसका कारण माना जाता है। तो ये सारे कारण मौर्य वंश के पतन के हैं। एक कारण ये भी है कि अयोग्य शासक का न होना, अयोग्य शासकों का न होना। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की है, पुष्यमित्र शुंग ने। और 185 ईस्वी में इसकी हत्या होती है, और 185 ईस्वी में शुंग वंश की क्या है, नींव पड़ती है। 185 ईस्वी में इसकी नींव पड़ती है शुंग वंश की। तो इस प्रकार से मौर्य वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और एक नवीन वंश जो शुंग वंश की क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। लेकिन मौर्य काल में आप देखेंगे कि अशोक के ने बहुत सारे जो काम किए हैं, जैसे अशोक के आर्थिक जीवन से संबंधित उसके आर्थिक क्रियाकलाप देखेंगे, या उसके जो अशोक के स्तंभ बने हैं, सारनाथ का स्तंभ है, सांची वाला है, रंगपुरवा है, ये सब ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आप केंद्रीय प्रशासन उसका कैसा रहा है इसको आपको देखना है। प्रांतीय प्रशासन उसका कैसा, अशोक के काल में देखिए प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत होती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। केंद्रीय प्रशासन तो आप जानते ही हैं कि केंद्र में राजा होता है, फिर मंडल बना है, फिर प्रांत हुआ है, फिर मंडल हुआ है, फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट हुआ है जिसको विषय कहा जाता है। फिर आपके छोटे स्तर पर आ जाएंगे तो स्थानिक है, 800 गाँव का समूह है, मतलब स्थानिक 800 गाँव का समूह है। उसके बाद 400 गांव का समूह है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रोणमुख। फिर 200 गांव का समूह है जिसको हम लोग खारवटिक बोलते हैं। और 10 गांव का समूह है जो हम आपका ये गांव, सबसे छोटी इकाई मतलब क्या है, गांव। सबसे छोटी इकाई गांव है और केंद्र है सबसे बड़ा। बीच में ये सारी चीजें स्थानिक तो स्थानिक कभी कोई परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब ज्यादा विपरीत चीजें हैं। और अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मतलब बताया है कि 26 या 27 अध्यक्षों का क्या है, जिक्र। हर विभाग का एक कौन होता था, अध्यक्ष होता था। तो 26 और 27 अध्यक्ष की बात बताई गई है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रणाली में। और फिर प्रांतीय प्रणाली, ये नई शुरुआत अशोक के काल में होती है। इसलिए प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अशोक जो प्रांतीय शासन है कहाँ किसके काल में शुरुआत होती है। तो अशोक के ही काल में क्या है, प्रांतीय प्रशासन की क्या होती है, शुरुआत होती है। प्रांतीय प्रशासन, फिर केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। अशोक मौर्य काल का प्रांतीय प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय प्रशासन मौर्य काल में या अशोक के समय में आप कह सकते हैं। प्रांतों को क्या कहा गया है, चक्र कहा गया, चक्र, हाँ। और इसके प्रमुख अधिकारी को कुमार, राज्यपाल या गवर्नर कहा जाता है। इसके प्रमुख अधिकारी को, चक्र के प्रमुख अधिकारी को कुमार, राज्यपाल या गवर्नर। अभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है
कि अशोक गद्दी पर बैठने से पहले बिंदुसार के समय में कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन। तो प्रांतों की प्रणाली हो गई थी ना वहां पर, तो उज्जैन जो था अवंती कुछ वहां का, तो वहां का ये क्या था? गवर्नर था, राज्यपाल था, कुमार था, आप कह सकते हैं। तो इसको कुमार, राज्यपाल या गवर्नर कहते हैं, ठीक है, या प्रांतपति कह सकते हैं। प्रांतों में भी मंत्रिपरिषद होती थी, लेकिन वह केंद्र के प्रति क्या होती थी? उत्तरदायी। जो प्रांतों में मंत्रिपरिषद होती थी वो केंद्र के प्रति क्या होती थी? उत्तरदायी होती थी। कुल 5 प्रांत मिले हैं अशोक के काल, यहीं से प्रश्न बनता है। 5 प्रांतों का जिक्र है अशोक के समय में, कुल 5 प्रांतों का जिक्र है, जिसमें पहला लिखिएगा, इनकी संख्या 5 है, ठीक है। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी कौन? उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। ये पहला। दूसरा प्रांत नोट करिएगा, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। तीसरा है प्राची, जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। 5 प्रांत हैं, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, और फिर चौथा लिखिएगा अवंती। अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ है? उज्जैन। और 5वां है कलिंग, जिसकी राजधानी अक्सर परीक्षा में पूछ दी जाती है। कलिंग। कलिंग की राजधानी चलिए कोई बताए? कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग की राजधानी है तोसली। ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, कलिंग की राजधानी तोसली। यही 5 प्रांत हैं। इस समय सौराष्ट्र जो था एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। सौराष्ट्र अर्ध स्वतंत्र था, मतलब पूरी तरीके से नहीं था। सौराष्ट्र जो है अर्ध स्वतंत्र प्रांत माना जाता है उस समय। सौराष्ट्र अर्ध स्वतंत्र, अर्ध स्वतंत्र था। अब इसके नीचे आप आएंगे तो मंडल मिलेगा, कमिश्नरी जिसको आप बोलते हैं। मंडल के नीचे आएंगे तो जिला मिलेगा। जिला का जो अधिकारी होता था, जिसे हम विषयपति कहते थे। डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ बहुत काल में क्या बोलते हैं? विषय। डिस्ट्रिक्ट को, जो आज का डिस्ट्रिक्ट है, उस समय विषय कहा जाता था, और इसके प्रमुख अधिकारी को हम विषयपति कहते हैं। विषयपति इस समय विषय, या इंडिका में, इसी पे इंडिका में मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है इसी को। विषय जानिए कि डिस्ट्रिक्ट को ही विषय कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में जिले को क्या कहा जाता है? विषय कहा जाता है, और उसके अधिकारी को विषयपति कहा जाता है। और प्रत्येक जिले में आप देखेंगे विभाजन होता था, जिसमें 800 गांवों का समूह होता था। 800 गांवों का समूह, जिसे स्थानिक कहा जाता था। स्थानिक कहा जाता था। 800 गांवों के समूह को, 800 गांवों के समूह को स्थानिक, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता है। द्रोणमुख, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख, ये नीचे का है द्रोणमुख। और 200 गांवों के समूह को लिखेगा खारवाटिक। खारवाटिक, 200 गांवों के समूह को खारवाटिक कहा जाता था। और 10 गांवों का समूह जो है संग्रह कहलाता था। संग्रह, 10 गांवों का समूह संग्रह कहलाता था। और सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? गांव। सबसे छोटी इकाई। तो ये प्रांतीय प्रशासन था आपका।
अब इसी के ऊपर यदि आप चलेंगे तो केंद्र हो जाएगा। केंद्र का सर्वे सर्वा कौन होता था? राजा। केंद्र का सर्वे सर्वा राजा होता था। तो राजा उस समय कौन था? अशोक या कोई और जो भी राजा बने। लेकिन नीचे वही प्रांत जो होता था उसे चक्र कहा जाता था। कमिश्नरी जो होती थी उसे मंडल कहा जाता था। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट होता था जिसे विषय कहा जाता था। और विषय को फिर 800 गांवों का समूह, 400 गांवों का समूह, 200 गांवों का समूह और 10 गांवों का समूह। तो ये यहाँ से प्रश्न बने कि स्थानिक क्या है। यहाँ ऐसे नहीं पूछा जाएगा 800 गांवों का समूह क्या कहलाता है। यहाँ ऐसे प्रश्न बनता है कि स्थानिक क्या है। ठीक है, स्थानिक क्या है, खारुटिक क्या है, द्रोणमुख क्या है, ठीक है, संग्रह क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो स्थानिक का मतलब है 800 गांवों का समूह, खारुटिक का मतलब है 200 गांवों का समूह, द्रोणमुख का मतलब है 400 गांवों का समूह और संग्रह का मतलब है 10 गांव। ठीक है, ये इसके प्रांतों का क्या है, बंटवारा है। न्याय प्रशासन लिखिएगा। मौर्य काल में न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। मौर्य काल में राजा जो है न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा जो है न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा को छोड़ दीजिए और गांव को छोड़ दीजिए तो दो प्रकार के न्यायालय मिलते हैं। राजा सर्वोच्च है तो राजा को छोड़िए और ग्राम को छोड़िए तो दो प्रकार के न्यायालय मिलते हैं। एक कंटक शोधन, कंटक शोधन ये न्यायालय कंटक शोधन, और दूसरा न्यायालय कौन सा है? धर्मस्थी, धर्मस्थी, धर्मस्थी। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए आज के समय में। आज जैसे आप कहते हैं कि फौजदारी न्यायालय है और दीवानी न्यायालय है, ठीक है। तो फौजदारी और दीवानी का मतलब क्या होता है? जहां माल झगड़े के संबंधित मुकदमे देखे जाते हैं उसको हम फौजदारी कहते हैं। तो ये कंटक शोधन ऐसा ही था जो फौजदारी मामलों को क्या करता था, देखता था। और इसका जो न्यायाधीश है उसको हम प्रदेष्टा कहते हैं, प्रदेष्टा। और जो धर्मस्थी न्यायालय होता था वो दीवानी न्यायालय होता था। मतलब संपत्ति से संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो धर्मस्थी न्यायालय में देखे जाते थे। और इसके जो न्यायाधीश को हम व्यवहारिक बोलते हैं, व्यवहारिक। बस इतनी ही चीजें आपको यहाँ जानना है न्याय प्रशासन में कि प्रदेष्टा क्या है, व्यवहारिक क्या है। प्रदेष्टा कंटक शोधन का न्यायाधीश है और व्यवहारिक आपका क्या है, धर्मस्थी का न्यायाधीश है। आप और सिंपल में समझिए, एक फौजदारी का न्यायाधीश है और एक दीवानी का न्यायाधीश है। बस जो संपत्ति संबंधी झगड़े हैं धर्मस्थी न्यायालय में देखे जाएंगे, दीवानी मैटर। और जो मारपीट के झगड़े हैं जिसको आप फौजदारी कहते हैं वो कंटक शोधन में देखे जाएंगे। वर्तमान में या विदित प्रदेश को गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था। वैसे अब तो यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो कठोर दंड थे वो सब प्रावधान नहीं था, जैसे मृत्यु दंड, ठीक है, अंग भंग करना, ऐसे मतलब निर्णय नहीं दिए जाते थे न्यायालयों में कि किसी को मौत की सजा दे दी जाए, किसी का अंग काट दिया जाए अलाउद्दीन खिलजी की तरह, ऐसे कठोर दंड नहीं। ठीक है, गुप्तचर देखिए हर शासन की व्यवस्था है, गुप्तचर प्रणाली हर शासन की व्यवस्था है, चाहे वो पहले का जमाना रहा हो और चाहे आज का जमाना। आज भी गुप्तचर है। आज के गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी? रा है, आईबी है, आप देखेंगे। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था बिना गुप्तचर व्यवस्था के नहीं चल सकती। कारण क्या है? जो हमारी विदेश नीतियां हैं, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र हो रहा है, क्या मिशन कोई चला रहा है, ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने गुप्तचर
गुप्तचरों को लगा के रखा है। मान लीजिए कोई साजिश रच रहा हो, आपको पता न चले, तो इसके लिए गुप्तचर रहते हैं। और यहाँ पर जो गुप्तचर व्यवस्था है, 3 प्रकार के गुप्तचरों की बात कही गई है। एक संस्थागत है, संस्था, एक संचरा है, क्यों समझने की बात है, एक उभय वेतन है। आज के ही तरह ये पहले की तरह है, जो जैसे आज है वैसे कल है। संस्था का मतलब ये हो गया कि ऐसे गुप्तचर जो एक जगह अस्थायी रहकर अपना काम करें। जैसे ऑफिस में बैठ के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसे भी तो लोग होने चाहिए जो ऑफिस में खाली बैठ के क्या करें, मेंटेन करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनको हम संस्था कहते थे, जो एक जगह अस्थायी रहकर काम करें। लेकिन कुछ गुप्तचर ऐसे होते थे जो भ्रमणशील होते थे, जो घूम घूम कर क्या करते थे, पता लगाते थे कि कहाँ क्या क्या स्थिति है क्या नहीं, उनको हम संचरा कहते हैं। तो ये दो तो क्लियर हो गया, एक अस्थायी रहकर काम कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, भ्रमणशील है। ठीक, जैसे इनको आई भी समझ लीजिए और इनको रा समझ लीजिए। रा वाले ऐसे ही है जो आपके ही बीच में रहेंगे, आपको पता ही नहीं मिलेगा कि कोई रा का एजेंट है। हो सकता है स्टूडेंट बन के बैठा हो हमारे बीच में, उसकी जानकारी होगी ही नहीं किसी को कि ये गुप्तचर व्यवस्था में है, उसकी सूचना भी नहीं किसी को होगी कि ये राम ये नौकरी कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो बहुत वाहवाही में आया तो अपने बता दें हम हैं, तो पीछे तो मारे जाएंगे या नौकरी से निकाले जाएंगे, क्योंकि सारा मांड होता है नौकरी देते समय कि आपकी सूचना यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं उभय वेतन गुप्तचर, जो दूसरे देशों में जाके नौकरी करते हैं, लेकिन वो कर्मचारी किसके होते हैं, यहाँ पे, लेकिन नौकरी कहाँ करते हैं, दूसरे देश में। एक दिखावा के लिए वो क्या करते हैं, नौकरी दूसरे देश में करते हैं, लेकिन रहते हैं भारत सरकार के क्या गुप्तचर, लेकिन उनका कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं रहता, उनका कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं रहता। आप दूसरे देश में जाके नौकरी कर रहे हैं, वहां से सूचनाएं हमको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, लेकिन आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा यहाँ पर। यदि आपके साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए भारत सरकार आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप मारे जाएं, पीटे जाएं, कुछ भी हो जाए, भारत सरकार सीधे कह देगी कि ये हमारा आदमी नहीं, हमारे रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसको उभय वेतन। ठीक है, आपका ये काम है कि केवल आप सूचना दीजिए, आप उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आप चाहे मारे जाए, चाहे कुछ हो जाए, आपकी जान खतरे में हो, इसके लिए कोई जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं होगी, क्योंकि आप नौकरी लेने से पहले ये बांध भर चुके होते हैं कि हम ऑन रिकॉर्ड नहीं रहेंगे, मतलब कोई रिकॉर्ड आपका नहीं होगा, जिससे मान लीजिए आप दूसरे देशों में पकड़े जाते हैं, तो पकड़े जाते हैं तो बाकी बदनामी होगी ना। मान लीजिए ये हो कि भारत सरकार का ये आदमी है और गुप्तचर यहाँ कर रहा है, तो उससे पूरा देश क्या होगा, पूरा विश्व एकजुट होकर आपके विरुद्ध काम करना शुरू कर देगा। और हम कह देंगे हमारा आदमी नहीं है, तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे? पहले सिद्ध तो करिए कि हमारे आदमी है, ये हो सकता है किसी और का हो। इसीलिए उभय वेतन इनको बोला जाता है। ये दूसरे देशों में जाके नौकरी करके गुप्तचर व्यवस्था करते हैं। और चंद्रगुप्त के समय में तो और देखेंगे, जैसे महिलाएं भी क्या करती थी, गुप्तचर में काम करती थी। आज भी महिलाएं काम करती हैं, लोग शिकार हो जाते हैं, उनके भी गुप्तचर हैं दूसरे देशों वाले, मतलब जिहाद में फंसा देते हैं। आज जो चल रहा मैटर बहुत आप सुने होंगे कि महिलाएं आती हैं, यहाँ के पुरुषों को क्या है, तमाम आर्मी वाले तमाम फंस जाते हैं बेचारे जाल में। कुछ कमजोर वाले जो होते हैं नहीं समझ पाते हैं, उसके बाद सारी सिक्रेसी क्या कहते हैं, बताते जाते हैं, सारी सूचनाएं वहाँ पहुँचती जाती हैं। बाद में होता है किसी का गला कट गया, कहीं पकड़े गए, मारे गए, खत्म हो गई कहीं, क्या करते हैं। तो ऐसे जो महिलाएं भी क्या है, गुप्तचर में काम करती हैं, जिनको आप जान ही नहीं पाएंगे कि ये गुप्तचर है कि क्या है क्या नहीं। आर्थिक जीवन देखें, मौर्य काल के आर्थिक जीवन।
देखिए किसी भी काल में आर्थिक जीवन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, कृषि, पशुपालन, उद्योग, यही 3 चीजें हैं। आज भी यही है। भारत जैसा देश जो कृषि प्रधान देश है, इसकी भी अर्थव्यवस्था आप देखेंगे कृषि पर ही डिपेंड है, पशुपालन पर डिपेंड है, उद्योग पर डिपेंड है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मौर्य काल में 3 प्रकार की फसलों का जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। एक रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, जिसको कौटिल्य ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे जायद की फसल को उसने केदार कहा है और रबी की फसल को उसने हेमंत कहा है, खरीफ की फसल को ग्रोष्मिक कहा है। लेकिन आप मुख्य रूप से उसको जानने की जरूरत नहीं है, केवल ये जानिए कि 3 प्रकार की फसलों का जिक्र है। इसके साथ साथ पशुपालन का भी क्या है जिक्र है कि लोग पशुओं को भी पालते थे और उस पर क्या है जो फसलें होती थी उस पर टैक्स लगाया जाता था। टैक्स लगता था, वही आय का क्या होता था, स्रोत होता था। तो जो भूराजस्व की दर है वो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कौटिल्य पढ़ाते समय कि भूराजस्व की दर क्या थी, 1/6 ये भूराजस्व की दर थी। और जब ये आप एक मेगास्थनीज को पढ़ेंगे तब ये दर क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसे होता है कि जो कभी कभी सरकार सिंचाई की व्यवस्था आपको करती है, तो जो सरकार सिंचाई की व्यवस्था करेगी या कोई राजा सिंचाई की व्यवस्था करता है तो सिंचाई कर भी उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको लेकर आपका दोनों मिला में कहीं कहीं भूराजस्व 1/2 भी वसूला गया है, ऐसा मौर्य काल में मिला है। लेकिन उसमें भूराजस्व भी है और सिंचाई वाला भी टैक्स है, दोनों मिला के है। वो उस भूमि पर डिपेंड करता है कि कैसी भूमि जहाँ पर कृषि हो रही है। तो मौर्य कालीन में आप लिखिएगा भूराजस्व की दर, भूराजस्व की दर 1/6 थी। 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मौर्य काल में भूराजस्व की दर क्या थी, 1/6। परंतु यदि राज्य की तरफ से सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती थी, राज्य की तरफ से सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती थी तो दर 1/2 हो जाती थी, तो दर 1/2 हो जाती थी। अब जैसे मान के चलिए कि कभी ऐसा प्रश्न बन जाए जिसमें 1/6 मिलबेट करे विकल्प में, तब आप ये लगा सकते हैं 1/2 वाला। लेकिन किसके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। जहां वो मेगास्थनीज के अनुसार पूछेगा 1/4 वाला तो 1/4 से लगाना पड़ेगा। मौर्य कालीन में आय के क्षेत्र में आप देखेंगे तमाम आय के जो स्रोत थे जिसमें जो टैक्स लगता था उसमें ये भूराजस्व 1/6 हो गया। एक टैक्स था भाग, ये भी एक टैक्स भाग। एक टैक्स आपका हिरण्य था, हिरण्य कर, ठीक है। तो पहले भाग को नोट कर लीजिएगा। जिस भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं था, जिस भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं था उससे प्राप्त होने वाली आय को भाग कहा जाता है। जिस भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं था, राज्य का स्वामित्व नहीं था उससे प्राप्त होने वाली आय को भाग कहा जाता है। जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, यही भूराजस्व था। जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, मेगास्थनीज ने इसे 1/4 बताया भाग को। हिरण्य कर लिखिएगा, यह नगद कर था। नगद कर को हिरण्य कर कहा गया। प्रणय कर लिखिएगा, प्रणय कर, प्रणय। हिरण्य जो है नगद कर था। प्रणय कर आपातकालीन कर, आपातकालीन कर एक प्रकार से आपात कर माना गया है, आपात कर। यह कर देखिए समझा बुझा कर किसी को
ठीक है, जोर जबरदस्ती करके या लालच देकर लिया जाता है, प्राप्त किया जाता है किसी से। जैसे मान लीजिए कोई आपातकाल लेना है आपको तुरंत, ठीक है, तो कैसे लेंगे आप? भाई सरकार को मान के चलिए कि कोई संकट है तो आप वैसे तो पैसा देने वाले नहीं, ठीक है, मान लीजिए आपको हमें ही देना है कुछ रुपया, समझिए यही टैक्स है, तो कैसे देंगे आप? हम आपसे कैसे ले सकते हैं? आपातकालीन तत्कालीन कोई पैसा हमें आपसे लेना हो आज ही, तो कैसे देंगे? आप महीने में देते हैं और मान के चलिए हमें आज आपसे लेना है, तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? या तो क्या करें, मशीन गन लगा दे यहीं पर और सब बंद कर दे, तुरंत 100 रुपया वसूल के रखिए यहीं पर, जोर जबरदस्ती। ये तो कर नहीं पाएंगे कभी, मान लीजिए हो पाएगा तो गुंडा टैक्स कह लीजिए आप, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, आपको समझाएंगे, बुझाएंगे, मोटिवेट करेंगे। हो सकता है आप मेरे बात में आ जाए, नहीं भी आ सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि आपको लालच दें कि आप तत्काल हमें इतना दीजिए, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, उसमें भी आ सकते हैं। यही आपका प्रयत्न है आपातकाल कि जब राजा को प्रजा से क्या है, कोई आपात कर लेना होता तो समझाओ बुझाओ, नहीं समझाए बुझाएंगे तो सैनिक भेज कर क्या करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, लालच देंगे। अभी सरकार मान के चलिए आपको लालच दे दे कि जो लोग 500 रुपया लेके ये फार्म भरेंगे, जमा करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, इसके बदले में 5000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, ठीक है, एक आवास मिलेगा। सब लोग 500 रुपया लेके भी तैयार हो जाएंगे, लाइन लग जाएगी कि 500 देने में क्या मिल जाएगा, 5 लाख मिल जाएगा, 50,000 मिल जाएगा। और बाद में क्या हुआ, पैसा ले लिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद अभी मिला नहीं, अभी मिला नहीं। आपकी योजनाएं क्या हो रही, खराब हो रही है, सरकार का पैसा चला गया, आपका पैसा सरकार के पास चला गया और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हो सकता है बहुत ज्यादा आप नाराज होंगे, अगली बार गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, बात खत्म, दूसरी गवर्नमेंट आएगी फिर वैसे काम करेगी। तो ये तो शासन है, राजनीति है, चलेगा। तो सरकार जो है ऐसे ही क्या है, कुछ आपातकालीन टैक्स जो देना होता है तो इस प्रकार से समझा कर, बुझा कर, लालच देकर, ठीक है, जोर जबरदस्ती करके आपसे लेंगे। उस समय ये राजा ऐसे करते थे टैक्स देंगे। सीता का राजकीय कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कर कहा जाता था। राजकीय भूमि को ही सीता कहा जाता था। तो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या सीता कर कहा गया, मतलब यह है। और इसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा गया है, सीता अध्यक्ष भी कहा जाता है। जो 26-27 अध्यक्ष हैं उसमें एक अध्यक्ष ये भी सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कर कहा गया है। राजकीय विष्ट लिखिएगा, विष्ट एक कर और है, और विष्ट, विष्ट का मतलब है बेगार, बेगार, बेगार का मतलब समझ रहे हैं, बिना कुछ दिए आपसे काम ले सकते राजा। यदि उसको जरूरत पड़ रही है तो बिना कुछ दिए आपको क्या कर सकती है, आपसे काम ले सकती है। आज भी ये किस आर्टिकल में है, ये विष्ट किस आर्टिकल में आज आप जोड़ेंगे वर्तमान में, तो आपके संविधान के किस अनुच्छेद में ये है, 23 में, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में ही तो बेगार है कि सरकार ये कहती है कि कोई व्यक्ति बिना किसी को मतलब पैसा दिए या मजदूरी दिए काम नहीं करवा सकता। ये ऐसा करवाता है तो बंधु मतलब बेगार जो बंधुआ मजदूर के तहत उसके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन यदि गवर्नमेंट के ऊपर ऐसी परिस्थिति पड़ती है तो बिना कुछ दिए वो आपसे क्या कर सकती है, मजदूरी करवा सकती है, बिना कुछ श्रम दिए। विष्ट, किसी को विष्ट कहा गया है, बेगार जो उस समय मिलता, लेकिन ऐसी आवश्यकता पड़ने पर। बबीता कर लिखिएगा, बबीता या विविता उसी को कहा जाता है। विविता अध्यक्ष है ना, विविता ऐसे लिख लीजिएगा, उनकी विविता। विविता चरागाह कल माना गया है,
चरागाह, पशुओं को जो मतलब चराया जाता था उसको विविता कहा जाता था और इसके अध्यक्ष को विविता अध्यक्ष बोला जाता है। वर्तनी लिखिएगा, सड़क कर था ये, वर्तनी सड़क कर, जिसको आज टोल टैक्स आप बोलते हैं, सड़क कर। रज्जु चौकीदार कर या पुलिस कर आप कर सकते हैं, चौकीदार या पुलिस कर, चौकीदार या पुलिस कर, ये टैक्स थे आपके मौर्य काल में। एक टैक्स आपका है उदर, यही सिंचाई कर, जो आपसे कहा गया है कि सिंचाई जोड़कर 1/2 लिया जाता था ना, तो 1/5 से 1/3 भाग इसका होता था और 1/6 भाग भूराजस्व वाला होता था। दोनों को यदि आप मिला देते हैं तो आपका 1/2 किलो हो जाता है, तो इसी को जोड़कर 1/2 ले लिया जाता था। ये उदर भाग एक प्रकार से सिंचाई का। ये सारे टैक्स हैं मौर्य काल में, जिसमें भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। भाग पहला, हिरण कर जो है नगद कर है, वो भी पूछा जाता है। उद्योग डालिए मौर्य काल में, उद्योग, मौर्य काल में उद्योग। इस समय का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र था, सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग। इसके अलावा अन्य उद्योग विकसित थे, लेकिन सबसे प्रमुख उद्योग मौर्य काल का पूछा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग था। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं अपने यहाँ से, सूती वस्त्र, जैसे सूती वस्त्र हुआ, रेशमी वस्त्र हुआ, मसाला हुआ, बंदर हुए, ठीक है, इन सबको कहाँ भेजते थे? दूसरे देशों में भेजते थे। और उन देशों से हम क्या प्राप्त करते थे? सोना, चांदी, सीसा। मतलब हमेशा लाभ किसको होता था? भारत को होता था। अब सूती वस्त्र भेज देते थे, रेशमी वस्त्र भेज देते थे, रोम वाले एकदम मस्त हो जाते थे पहन के कि हमारे यहाँ क्या है, पारदर्शी वस्त्र आ गया है, ठीक है, और वो सब खुश होकर अपना सोना चांदी क्या है भारतीयों को देते थे। तो हम वस्त्रों के बदले सोना चांदी पाते थे, शीशा पाते थे, बंदर भेज देते थे यहाँ से। अब क्या करते थे बंदरों का, वही समझाएं, ठीक है, तो बंदरों को भेजकर भी सोना चांदी हम प्राप्त कर लेते थे। तो हमेशा लाभ किसको होता था? भारतीयों को होता था। जिसमें 2 तटों का वर्णन पूछा जाता है कि ये तट कौन कौन से हैं। बंदरगाह थे, जिसमें आप देखेंगे भारत की जो स्थिति है, ये पूर्वी तट है, तो मौर्य काल में पूर्वी तट का बंदरगाह पूछा जाता है और मौर्य काल में पश्चिमी तट का बंदरगाह पूछा जाता है। कि मौर्य काल में पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह था, तो उस बंदरगाह का नाम है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। और पश्चिमी तट का बंदरगाह पूछा जाएगा तो भड़ौच, या इसी को भृगुकच्छ कहा गया है, भृगुकच्छ। ये 2 बंदरगाह मिले हैं इस समय के, एक पश्चिमी तट का बंदरगाह जिसको हम भड़ौच बोलते हैं, और पूर्वी तट का बंदरगाह ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में कला लिखी, मौर्यकालीन स्तंभ, मौर्य काल में कला या मौर्य काल में स्तंभ, मौर्यकालीन स्तंभ। स्तंभ अशोक की कला का प्राण कला माना जाता है, और स्तंभ मौर्य काल में कला, कला में आप देखेंगे स्तंभ, पहले देख लीजिए कि स्तंभ जो है मौर्य काल के प्राण कला मानी जाती है। स्तंभों में आप देखेंगे कि जो स्तंभ बनाए गए हैं मौर्य काल में, वो एकाश्म पत्थर के बने हैं। मतलब उनके पत्थरों की आकृति क्या, एक ही पत्थर है, एकाश्म पत्थर। ऐसे आप देखेंगे काट कर क्या है, कई रूप में ऐसे बने हैं ना आकृतियां। तो ये जो पत्थर बने हुए हैं एकाश्म पत्थर के हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि लाल बलुआ पत्थर के बने हैं, लाल बलुआ पत्थर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल में अशोक के स्तंभ जो है किसके हैं,
लाल बलुआ पत्थर के जो चुनार से काट के लाए गए, चुनार आपका, और इनका वजन जो होता था, ये करीब करीब इनका वजन जो बताया गया है 1000 से 1200 मन, 1000 से 1200 मन, 1000 मन, मन का मतलब हो गया 1 मन बराबर 40 किलो, 1 मन बराबर 40 केजी के होता है। तो अब 1000 मन गुणे 40 कर लीजिए, उत्तर हाँ कैसे आता था? हाथियों से आता था। और कैसे आता था? पहले और क्या था, जेसीबी थोड़ी चल रही थी, हाथी लाते थे और धीरे थोड़ा सा, अब एक पूरा आ जाता कि एक ही हाथी लेके आते थे, कई हाथियां लेके आते थे। पहले जो ताजमहल का पत्थर बना कैसे आए थे सब सलमान पर, सब हाथियों के द्वारा आए थे। ऊंचाई पर आप देखेंगे जो महल बने हुए हैं, अब उस पर कहेंगे पानी कैसे चलता था, मोटर थोड़ी चलते थे कि पानी पहुंचा दिया जाएगा ऊपर, हाथियां खींचती थी। ठीक है, रस्सी बना के कुछ ऐसा बनाया गया था कि जैसे जो तालाब बनता था, आजकल तो स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो उस तालाब से पानी नहाने के लिए जाता था। तो रानियों के लिए जो ऊपर महल बने हुए हैं बड़े बड़े, जैसे जोधा का महल आप देखेंगे तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर जोधा के महल में जो पानी जाता था वो हाथियों से खींच करके आया, तालाब से पानी जाता था। तो समय की परिस्थितियां थी। अब आज तो मोटर है, चाहे जहाँ पहुंचा दीजिए चाहे जैसे पहुंचा दीजिए, अलग चीज है। तब यही हाथी मोटर समझिए उनके पास। भाई आज मोटर बने हैं तो क्या इतने हार्स पावर का, हार्स पावर मतलब क्या, घोड़ा, तो जितने घोड़े का पावर है तो घोड़ों की कमी नहीं थी, घोड़ा हमको मिल ही जाता था, हाथियां थी ही उस समय। तो यही हाथी और घोड़े लोगों के पास हुआ करते थे। और आज आपको 3 आदमी खींचना है तो बाइक ले लेंगे, 125 सीसी वाली क्या देंगे तो 80 सीसी वाली, तो 90 सीसी वाली। तो वही घोड़े और हाथी क्या थे, आपके इंजन, उन्हीं से सारा काम होता था। लिखिएगा सारनाथ स्तंभ डालिए, सारनाथ स्तंभ जो इंपॉर्टेंट है, सारनाथ स्तंभ। इसे अशोक का लाट भी कहा जाता है, अशोक का लाट, सारनाथ स्तंभ, अशोक का लाट कहां पर है? बनारस में सारनाथ है। तो नाम से ही क्लियर है कि सारनाथ स्तंभ जो है आपका बनारस में है, और इसे अशोक का क्या लाट भी कहा जाता है। और इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को आपका राज्य चिन्ह घोषित किया है। 26 जनवरी 1950 को राज्य चिन्ह घोषित किया है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को राज्य चिन्ह घोषित किया है। सारनाथ स्तंभ की पहचान कैसे होगी? जो लोग गए होंगे वो लोग देखे होंगे कि इसके शीर्ष पर जो 4 सिंह हैं वो कुकड़ू अवस्था में बैठे हैं। 4 सिंह सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह कुकड़ू अवस्था नहीं आप देखे हैं तो सिक्कों पर अक्सर मिल जाया करता है। 4 सिंह वाला है ना, सिक्कों पर देखे होंगे, तो वो राज्य चिन्ह भी है, इसीलिए उसको सिक्कों पर क्या किया गया है, अंकित किया गया है। तो 4 सिंह जो है वो कुकड़ू अवस्था में क्या है, बैठे हुए हैं, और नीचे फलक पर 4 पशु जो है दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं। 4 सिंह कुकड़ू अवस्था में है और 4 पशु नीचे क्या है, दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं। तो जो 4 पशु आपको नीचे दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि सारनाथ स्तंभ में किस पशु का अंकन नहीं है, ठीक है। तो 4 पशु जो है उसमें हाथी है, घोड़ा है, सांड है और शेर है। ये 4 पशु दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और शेर। ये 4 पशु नीचे दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं
और चार पशु जो हैं वो चार सिंह आपस में क्या है, कुकड़ू अवस्था में क्या है, बैठे हुए हैं। फिर सांची स्तंभ लिखिएगा, सांची मध्य प्रदेश में है सांची स्तंभ। दोनों देखिए बहुत सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों की पहचान अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो वहाँ आता है कि सांची स्तूप पहचानने के लिए और ये सारनाथ वाला पहचानने के लिए, क्योंकि सांची और सारनाथ काफी क्या है, मिलते जुलते हैं, इसलिए पहचानने के लिए दिया जाता है। तो सांची सिंह स्तंभ सारनाथ से मिलता जुलता है और इसके शीर्ष पर चार सिंह यहाँ भी है, चार सिंह यहाँ पर भी है, देखिए चार सिंह पीठ सटाए हुए आपस में क्या है, बैठे हुए। एक आप देखे होंगे कि चार सिंहों की जो मूर्ति बनेगी आपस में क्या है, पीठ सटाए हुए ऐसे बैठे, चार सिंह, दो इधर से एक इधर से एक इधर से ऐसे दिखेगा कि चार सिंह आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। यही सांची का स्तंभ मतलब माना जाता है। और वो जो है चार सिंह ऐसे चारों का मुख आप फिर आगे दिखेगा और कुकड़ू अवस्था में ऐसे बैठे हैं कि जैसे मतलब मुर्गे की तरह। कुकड़ू का मतलब क्या, मुर्गा देखे हैं ना, तो मुर्गा जैसे ऐसे बैठे होते हैं, लेकिन ये जो है आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। और एक जो गोल भाग है उस पर दाना चुगते हुए हंस को दिखाया गया है। यही पहचान है कि दाना चुगते हुए हंस को दिखाया हुआ है। उसके जो अंड भाग पर है मतलब दाना चुगते हुए हंस को दिखाया गया है, नीचे दाना चुगते हुए हंस को दिखाया गया है। तो जो दाना चुगते हुए हंस वाला है वो सांची का है, ठीक है। और चार पशु जहां दहाड़ मार रहे हैं वो कहां का है, सारनाथ। अशोक के स्तंभों में लिखिए पशु आकृतियां निर्मित। यही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस स्तंभ पर कौन सी पशु का आकृति अंकित है। जब यहाँ से प्रश्न बनेगा अशोक स्तंभों से, तो एक प्रकार यहाँ आप अशोक के स्तंभ डाल दीजिए और यहाँ पशुओं की आकृति डाल दीजिए कि किस पशु की आकृति। इसमें आप डालिए सांची स्तंभ, पहले लिखिए सांची स्तंभ लिख ही चुके हैं आप। चार सिंह डालिए, चार सिंह आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हैं ना, तो चार सिंह की इसमें क्या है, आकृति है। फिर आप सारनाथ में लिखिएगा, इसमें भी वही है, चार सिंह, लेकिन किस अवस्था में है, कुकड़ू अवस्था में। अवस्था ध्यान में रखिएगा, दोनों का देखिए एक ही है। सांची में भी चार सिंह है और सारनाथ में भी चार सिंह है। अंतर क्या है, एक पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं और एक कुकड़ू अवस्था में बैठे हुए मुर्गे की तरह, ठीक। तो ये दोनों अंतर है। उसके बाद आप लिखिए लौरिया नंदन, लौरिया नंदन, इस पर सिंह की आकृति है, एक सिंह की आकृति है, सिंह की आकृति। रमपुरवा स्तंभ नटुआ बैल की आकृति है, बैल की आकृति आप समझिए, रमपुरवा स्तंभ, हाँ रमपुरवा, नटुआ बैल की आकृति है, बैल की। संकिसा, संकिसा कहाँ है, एक दिन और बताए थे आपको संकिसा, लेकिन आप भूल जाते हैं। संकिसा याद है किसी को, संकिसा फर्रुखाबाद में। संकिसा कहाँ है, फर्रुखाबाद में। हाथी इस पर अंकित है, संकिसा स्तंभ पर हाथी अंकित है। लौरिया अलराज से लिखिए, एक स्तंभ और है, इसका नाम है लौरिया अलराज। इसका ऊपरी भाग गायब है, सबसे बड़ी बात। इसका शीर्ष भाग क्या है, गायब है। प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभों में ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसका शीर्ष भाग क्या है, गायब है। तो यही लौरिया अलराज, इसका शीर्ष भाग गायब है, परंतु इस पर संभवतः गरुड़ की मूर्ति थी। संभवतः इस पर किसकी मूर्ति थी, गरुड़ की। गायब है इसलिए क्लियर नहीं है,
संभवतः किसकी आकृति है? गरुड़ राज पर। वैशाली वाले में लिखिएगा सिंह, वैशाली वाले में सिंह, वैशाली स्तंभ जो है। धौली स्तंभ जो है उसमें हाथी, धौली, और बसाढ़ वाले पर भी सिंह है, बसाढ़ वाले पर सिंह। अब इसमें देखिए जो पूछा जाता है ज्यादातर आपसे, लौरिया अरराज रंगपुरवा स्तंभ, ये दो इधर इंपॉर्टेंट है, और सांची और सारनाथ वाला 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सामाजिक जीवन है तो मौर्य काल में देखिए सामाजिक जीवन जो है उसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं कुछ करना है। जैसे वैश्य का वर्णन है, शूद्र का वर्णन है, ब्राह्मण क्षत्रिय का वर्णन है, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति यहाँ ठीक मानी गई थी। समस्या ये है कि कुछ वर्णसंकर जातियों का जिक्र है सामाजिक जीवन में। वर्णसंकर का मतलब है कि जैसे लोगों ने अनुलोम प्रतिलोम विवाह किया, आज भी करते हैं लोग अनुलोम प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है कि अनुलोम विवाह जिसको आप जानते हैं, अनुलोम का मतलब बताएंगे कि किसे अनुलोम विवाह कहा जाएगा और किसे प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। इससे उत्पन्न जो संतान होती थी वही वर्णसंकर कहलाती थी। जैसे एक ही जातियों से उत्पन्न संतान को हम वर्णसंकर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अनुलोम का मतलब होता है कि उच्च कुल का क्या, उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की क्या, स्त्री, इसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे। प्रतिलोम विवाह में इसी का उल्टा हो जाएगा, उच्च कुल की स्त्री, निम्न कुल का क्या, पुरुष, इसको हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे। अब इससे उत्पन्न होने वाली संतानों को हम वर्णसंकर जातियां। तो यही कौटिल्य ने कुछ वर्णसंकर जातियों का जिक्र किया है कि वर्णसंकर जातियां हैं। जैसे पिता एक मान के चलिए ब्राह्मण है और वैश्य क्या है, स्त्री है, तो उससे उत्पन्न वर्णसंकर जात उसने अंबष्ट एक जात बताई है कि अंबष्ट है। यदि पिता ब्राह्मण है, स्त्री शूद्र है, तो उससे उत्पन्न जात को उसने निषाद कहा है। निषाद उत्पन्न जात क्या हुई, निषाद हुए, इनको निषाद इसी जात से उत्पन्न हुए हैं। तो ये वर्णसंकर जातियां हैं। क्षत्रिय मान के चलिए पिता है, शूद्र स्त्री है, तो उससे उत्पन्न संतान को उग्र कहा है, ठीक है। शूद्र मान के चलिए पिता है और ब्राह्मण स्त्री है, तो उससे उत्पन्न संतान को उसने चांडाल कहा है। चांडालों की स्थिति उसने शूद्र से भी क्या है, बदतर बताई है। तो ये वर्णसंकर जातियां लिखने की जरूरत नहीं, केवल जान लीजिए, ठीक है, कि वर्णसंकर जातियां क्या है। यही सामाजिक जीवन का उसने जिक्र किया है। अब मौर्योत्तर काल आपको मिल जाए, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपका शुंग राजवंश आएगा, उत्तर से शुंग वंश होगा।